प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश शास्त्री आज की वीडियो में आप सभी के सामने लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण। आज पहली बार आज इस वीडियो में मैं आपके सामने हिंदी वीडियो लेकर आया हूँ। नहीं तो अपनी संस्कृत की क्लास है, संस्कृत में लगती है। आज हिंदी व्याकरण के अंदर हम आपके सामने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ लेकर आए हैं। और ऐसी चीज़ क्या, संपूर्ण हिंदी व्याकरण आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। आज की वीडियो को अगर आपने शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी तरह से देख लिया तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आप पूरी की पूरी हिंदी व्याकरण को अच्छी प्रकार से सीख जाएंगे। हिंदी व्याकरण में आपके सामने कोई भी, कहीं भी कोई डाउट, कोई भी शंका, समाधान कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को आप पूरी अच्छी तरह से ध्यान से देखेंगे और अच्छी प्रकार से सुनेंगे, समझेंगे। और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। आज की वीडियो है किसके बारे में है? हिंदी व्याकरण के बारे में। अब हिंदी व्याकरण क्या होती है, यहाँ से पूरी की पूरी ग्रामर या पूरी जो हिंदी व्याकरण है वो शुरू होती है। तो हिंदी व्याकरण को हमने तीन भागों में बांट रखा है। पहला वर्ण व्यवस्था, दूसरा शब्द या पद व्यवस्था, और तीसरे नंबर पे आती है वाक्य व्यवस्था। तो सबसे पहले हम वर्णों से शुरू करते हैं। और वर्णों के अंदर हमें क्या पढ़ना है? वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, वर्णों के कितने भेद होते हैं, वर्णों की संख्या, वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण कैसे करता है। तो इन सारी की सारी चीजों का हम बारीकी से या मोटा मोटा थोड़ा सा इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है भाई। इसके बाद में दूसरे नंबर पे क्या आता है अपने सामने? दूसरे नंबर पे है पद व्यवस्था। और पद व्यवस्था को शब्द व्यवस्था भी कहा जाता है। इसके अंदर हम शब्द, पद, इनकी परिभाषा पढ़ेंगे, इनके भेद पढ़ेंगे, उनके उदाहरण पढ़ेंगे। अलग अलग आधारों पर शब्द के कितने भेद होते हैं, कोई अर्थ के आधार पर है, कोई रचना के आधार पर है, कोई प्रयोग के आधार पर है। तो इनके भेद कितने होते हैं। आगे शब्द रूपांतरण। शब्द रूपांतरण किसको बोलते हैं? कोई शब्द पुल्लिंग में है उसको स्त्रीलिंग में बदलना, कोई शब्द एक वचन में है उसको बहुवचन में बदलना, कोई वर्तमान काल का है उसको भूतकाल में बदलना। तो इन चीजों को बोलते हैं शब्द रूपांतरण। अगले भाग जो व्याकरण का बिल्कुल तीसरा और अंतिम भाग है, इसके अंदर पढ़ेंगे वाक्य की रचना। यानी कि वाक्य के बारे में पढ़ेंगे सारा। वाक्य क्या होता है, वाक्य कैसे बनता है, अलग अलग आधारों पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, अगर कहीं वाक्य में अशुद्धि है तो उस अशुद्धि को दूर कैसे करेंगे, अशुद्धि का संशोधन कैसे करेंगे। तो भाई आज की वीडियो छठी क्लास से लेके +2 तक, 12वीं तक की सारी जितनी ग्रामर है, ये पूरी की पूरी ग्रामर इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। तो जो भी बच्चे छठी से 10वीं तक, 12वीं तक की हिंदी की ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, और इसके अलावा जो भी बच्चे किसी भी प्रकार की कोई कम्पिटिटिव एग्जाम है, किसी भी तरह की तैयारियां कर रहे हैं, जिसको हिंदी ग्रामर से कोई रिलेटेड समस्या है, तो वो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। आपकी सारी की सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हिंदी व्याकरण को शुरुआत करते हैं। हिंदी व्याकरण का आज का पहला प्रश्न है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? तो भाई सबसे पहला प्रश्न यही होता है, व्याकरण क्या होती है? तो वह शास्त्र जो हमें शुद्ध रूप से किसी भी भाषा को बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है, उस उस साधन को या उस माध्यम को या उस शास्त्र को क्या कहा जाएगा? व्याकरण कहा जाएगा। जो जो परिभाषाएं यहाँ पर लिखी हुई है, वीडियो को आप बीच में रोक कर, बीच में पॉज करके ये सारी की सारी परिभाषाएं अच्छी तरह से लिख लो, इसके नोट्स बना लो। अगर किसी भी बच्चे को इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे या कमेंट कर दें। मैं आपके पास किसी भी प्रकार से वो वीडियो या इसका जो पीडीएफ है वो भेजने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। दूसरा भेद है इसका भाषा। भाषा क्या होती है? जिस साधन से हम भाषा को बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट करें। ठीक है, जब हम कभी भी अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। अब आगे देखो भाषा के भेद कितने होते हैं। तो भाषा के प्रमुख होते हैं दो भेद। कौन कौन से? नंबर एक होता है मौखिक। मौखिक भेद कौन सा होता है? जब हम बोलकर अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करें तो उस भेद का नाम होता है मौखिक भाषा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है लिखित। लिखित क्या होता है? जब हम लिख कर अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करें तो उस भेद को कहा जाता है भाषा का लिखित रूप। तो ये भाषा के कुल दो रूप होते हैं। इनके अलावा एक तीसरे नंबर पे होता है सांकेतिक रूप, जिसको जब हम अपने विचारों को समझाने के लिए संकेत करते हैं, अपने हाव भाव से किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, तो उसको संकेतिक रूप कहा जाता है। हिंदी व्याकरण के अंदर प्रमुख रूप से भाषा के दो ही भेदों को स्वीकार किया गया है। ठीक है, आगे देखो, जो थोड़ी सी इसके भाषा के बारे में जानकारी है, भाषा आपको बता दी। अब होता है भाई भाषा क्या होती है? तो जब हम
अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करें, भाषा होती है, ये सभी को पता है। अब आगे भाषा होती क्या है, अगर पूछ ले भाषा होती क्या है, तो भाषा एक विस्तृत बड़े क्षेत्र के अंदर बोली जाती है और भाषा की निश्चित रूप से लिखित में लिपि होती है। ठीक है, जो भी भाषा होगी उसकी कोई ना कोई लिपि होगी। और भारत की जो लिपि है, भाषा है, हिंदी राजभाषा है। ये हिंदी राजभाषा कब बनी थी? 14 सितंबर 1949 को बनी थी। कब बनी थी? भारतीय संविधान के द्वारा इसको राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसके बाद में देखो, संविधान के द्वारा मान्यता मिल गई हिंदी को, कब मिली? 14 सितंबर 1949 को। आगे भारत में कुल भाषाएं कितनी है? भाषाएं तो बहुत सारी है, लेकिन उन भाषाओं में प्रमुख रूप से 22 भाषाएं ऐसी है जिनको हमारे संविधान के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, मान्यता दी गई है। बोलियां, बोलियां कितनी है? बोलियां कुल 18 बोलियां हैं जिनको भारतीय संविधान ने मान्यता प्रदान की है। लेकिन लेकिन पूरे भारत में अगर देखा जाए तो 1600 से अधिक बोलियां भारत के अंदर पाई जाती है। ठीक है भाई। अब भाषा मैंने आपको बता दी, भाषा क्या होती है? विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। अगला प्रश्न आता है, बोली क्या होती है? तो बोली एक सीमित क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। इसकी लिखित रूप में कोई लिपि नहीं होती है। भारत में कुल 1600 से अधिक, ये मैंने आपको बता दिया, 1600 से अधिक बोलियां बोली जाती है। अगला प्रश्न आ गया, लिपि क्या होती है? तो भाषा में जो भी कोई ध्वनि है, जो भी कोई भाषा है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, तो भाषा के चिन्हों को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, जैसे हिंदी में हमने ए, आ, क, च, ट, त, प, 1 2 3, ए बी सी, इस प्रकार के जब हम भाषा लिखते हैं तो इनको दर्शाने के लिए ये जो चिन्ह मैंने लगाए हैं, यहाँ पे जो लिखा है, इन चिन्हों को लिपि कहा जाता है। ठीक है। अब भारत की जो हिंदी भाषा है, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी, ये प्रमुख भाषाएं हैं। इनकी लिपि कौन सी होती है भाई? देवनागरी लिपि है। हिंदी की देवनागरी लिपि, संस्कृत की देवनागरी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, इतनी भाषाओं की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी लिपि। आगे पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि गुरुमुखी है और उर्दू भाषा की जो लिपि है वो फारसी भाषा है। ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न आता है व्याकरण में। अब यहां से व्याकरण शुरू होगी। ऊपर तो व्याकरण के बारे में, व्याकरण का थोड़ा बहुत परिचय था, व्याकरण क्या होती है, व्याकरण में क्या क्या चीजें होती है। तो भाषा जरूरी है व्याकरण को पढ़ने के लिए। ठीक है। अगर हमें बोलना ही नहीं आएगा, भाषा ही नहीं आएगी, तो हम आगे वर्ण शब्द वगैरह तक तो जा ही नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें इसकी भाषा के बारे में, बोलियों के बारे में, इन चीजों के बारे में पढ़ना था, जो हम पिछले पेज में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आता है वर्ण व्यवस्था, यानी कि वर्णों की व्यवस्था। एक ऐसा समुदाय जिसके अंदर वर्णों को व्यवस्थित रूप से रखा जाता है, वर्णों के बारे में जहाँ पे अध्ययन किया जाता है, उस व्यवस्था को कहा जाता है वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण, सबसे पहले वर्ण की परिभाषा दी गई है। वर्ण किसे कहते हैं? तो उत्तर दे दिया, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उनको वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ङ। ये देखो नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब ये वर्ण आधे हैं, इनके और अधिक टुकड़े अब नहीं किए जा सकते, इसलिए इनको वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न आ गया, वर्ण के भेद कितने होते हैं? तो वर्ण के कुल 3 भेद होते हैं। पहला भेद स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा आता है अयोगवाह। अब स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, उनको क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। ठीक है। जैसे आ ई उ री ल री, ए ऐ ओ औ अं ए, तो इन सभी को हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। स्वरों का दूसरा भेद कौन सा होता है? स्वर के बाद में दूसरा भेद आ गया व्यंजन। तो व्यंजन के बारे में आगे पढ़ेंगे, पहले स्वर को कंप्लीट कर लेते हैं। स्वर के भी आगे फिर 3 भेद होते हैं। स्वर का पहला भेद कौन सा होता है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब छोटा। जब किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय केवल एक ही मात्रा का समय लगे, यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा समय लगे, उसको क्या कहेंगे हम? उसको ह्रस्व स्वर कहेंगे। दूसरे नंबर पे आता है दीर्घ स्वर, जिसका उच्चारण करने में ह्रस्व से 2 गुना, यानी कि कुल हम कह सकते हैं 2 मात्राओं का समय लगे या ह्रस्व से 2 गुना समय लगे, उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये सारे के सारे कैसे हैं? दीर्घ स्वर है। अब आगे आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसको कहते हैं भी? तो प्लुत स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण करने में दीर्घ से 2 गुना समय लगे,
या फिर हम कह सकते हैं जिसका उच्चारण करने में 3 मात्राओं का या 2 से अधिक मात्राओं का समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न आ गया प्लुत स्वर। प्लुत क्या होता है भाई? तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में 2 से अधिक मात्राओं का समय लगे। ठीक है, ये चीज हो गया। ठीक है, इसके बाद प्लुत होते कौन से हैं? जैसे आ, उ, ओम। जब किसी भी स्वर या व्यंजन का उच्चारण हम किसी को आवाहन करने के लिए, किसी को बुलाने के लिए, किसी को पुकारने के लिए जब हम उच्चारण करते हैं, तो वहां पे प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हर्ष और दीर्घ का सामान्य भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आता है, अब उच्चारण स्थान क्या होता है? तो वर्ण हमने पढ़े थे, उन वर्णों के बाद अगला प्रश्न आता है, उच्चारण स्थान क्या होता है? वैसे तो एक टॉपिक अपना बीच में रह गया, व्यंजन और जो अयोगवा है वो रहता है, लेकिन वो हम उच्चारण स्थान के बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो उच्चारण स्थान पहले आ गया। उच्चारण स्थान को क्या होता है? उच्चारण स्थान किसको कहते हैं? बोलते समय जब भी हम किसी भी भाषा को, किसी भी बात को बोलेंगे, तो हमारे फेफड़ों से अंदर से हवा निकलेगी, और वो हवा मुंह में जिस जिस स्थान पर स्पर्श करेगी, उन सभी स्थानों को उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम बोलते हैं, तो हवा मुंह मुंह में जीभ को भी टच करती है, दांतों को टच करती है, होठों को टच करती है, मूर्धा तालु, इन स्थानों को टच करती है, स्पर्श करती है। इसलिए इन सभी स्थानों को उच्चारण स्थान कहा जाता है। अब आगे पेपरों में प्रश्न आते हैं कई बार, जैसे अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? आ का, ई का, उ, री, क, ख, ग, घ, ङ, य, र, ल, व, स, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कौन कौन सा होता है? तो यहाँ पे मैंने एक टेबल के रूप में डिटेल से बता दिया है। अ, आ और पूरा का पूरा क वर्ग और विसर्ग, इन वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है? कंठ के द्वारा इनका उच्चारण स्थान किया जाता है। छोटा ई, बड़ा ई, यानी हर्ष और दीर्घ ई, पूरा च वर्ग। अब ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इनके बारे में आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर आ जाए क वर्ग, क वर्ग का मतलब होता है क का पूरा वर्ग, यानी कि क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, ये हो गए यहाँ पे। इसके बाद में आगे है च, छ, ज, झ, ञ, यानी कि च वर्ग। क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। च वर्ग का होता है तालु। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, री, ऋषि, र, रथ और स षटकोण, इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। त, थ, द, ध, न, ल और स सलेट, इन सभी का उच्चारण स्थान होता है दंत, यानी कि जीवा दांतों को स्पर्श करती है जब इनका उच्चारण करती है। आगे उ और उ, छोटा उ, बड़ा उ और व, इनका उच्चारण स्थान होता है भी ओष्ठ। ठीक है, आगे आता है ए, आई, ओ, औ, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ और तालु, दोनों जगह से इनका उच्चारण किया जाता है। आगे आता है ओ, औ। ओ और औ, इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ से भी किया जाता है और ओष्ठ यानी कि होठों से भी किया जाता है। अब ये जो उच्चारण स्थान थे, प्रमुख थे, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। कुछ उच्चारण स्थान बच गए, जैसे क, ख, ग, घ, अंग आता है, च, छ, ज, झ, ञ। आगे ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये 5 वर्ण है जो पांचवें हैं। पहला क वर्ग का पांचवा, फिर च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग और प वर्ग। हर वर्ग का लास्ट अक्षर है, इनको बोला जाता है नासिक्य वर्ण। क्या बोला जाता है? नासिक्य वर्ण। नासिक्य का मतलब होता है नासिका से जिनका उच्चारण किया जाए। अब अड़, जिसको अड़ भी बोलते हैं और अंग बोलते हैं, इसका उच्चारण स्थान नासिका भी होती है, कंठ भी होता है। य, इसका उच्चारण स्थान तालु भी होता है और नासिका भी होता है। आगे आ गया ट, ठ, ड, ढ, ण, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा और नासिका दोनों होते हैं। आगे आ गया त, थ, द, ध, न, इसका उच्चारण स्थान दंत भी होते हैं और नासिका भी होता है। प, फ, ब, भ, म, इनका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है और उपउपध्मानीय नाम ओष्ठ, होठों से भी इसका उच्चारण किया जा सकता है। 2 जगह से इनका उच्चारण होता है। ठीक है, अब इनके बाद में हमारा अगला टॉपिक आता है, अभी क्या आता है? व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन कौन कौन से, इनके भेद क्या होते हैं? तो व्यंजन से शुरू करते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण नहीं हो सकता,
उनको कहेंगे व्यंजन। जैसे वेद कौन कौन से व्यंजन किसे कहते हैं, तो क के अंदर देखो अ मिला हुआ है। जब तक क के अंदर अ मिला हुआ है तब तक हम इसको संपूर्ण रूप से व्यंजन नहीं कहेंगे। ठीक है, आगे क ख ग घ अंग, ये सारे के सारे जितने भी है व्यंजन बन जाएंगे। ठीक है, अब व्यंजन होते कितने, अभी कुल कितने व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। कुल 33 व्यंजन होते हैं शुद्ध रूप से। 33 कौन कौन से होते हैं, अब जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे हमें पता चलेगा। सबसे पहला भेद होता है स्पर्श व्यंजन। व्यंजन के कुल 4 भेद होते हैं और प्रमुख रूप से 3 भेद होते हैं। अगर पेपर में पूछा जाए तो प्रमुख रूप से 3 ही भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। इसके अलावा जो चौथा भेद है संयुक्त, इसको नहीं माना जाता व्याकरण के अंदर। तो प्रमुख रूप से ये 3 ही भेद आते हैं। हम चारों करेंगे। सबसे पहला क्या है, स्पर्श व्यंजन। जब उच्चारण करते समय जीवा किसी न किसी स्थान को स्पर्श करती है। मैंने आपको उच्चारण स्थान करते समय बताया था, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीवा मुंह में किसी न किसी स्थान पर स्पर्श करेगी। ठीक है, तो जब जीवा मुंह में किसी न किसी स्थान को स्पर्श करती है तो उन स्थानों को क्या कहा जाता है, क से लेकर मैं तक 25, इन सभी व्यंजनों को क्या कहा जाएगा, स्पर्श व्यंजन कहा जाएगा। अब हो सकता है आपके मन में प्रश्न आ जाए कि सर क से मैं तक बोलेंगे तभी जीवा किसी न किसी भाग को टच करती है, क्या बाकी वर्णों को बोलते समय जीवा टच नहीं करती? बिल्कुल करती है। तो उनके लिए एक अलग नियम आएगा। दूसरा है क्या है, अंतस्थ व्यंजन। जब उच्चारण करने पर मुख की हवा मुख के अंदर ही रह जाए, ठीक है, मुंह से ज्यादा जोर से हवा न निकले, बिल्कुल नाम मात्र हवा बाहर आए, उन व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब देखो ऊपर स्पर्श व्यंजन हो गए 25 और अंतस्थ कितने हो गए, 4 हो गए। 25 और 4 कितने हो गए, 29। तीसरे नंबर पे आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म क्या होता है, जिनका उच्चारण करने पर मुंह से गर्म हवा बाहर निकले, उनको क्या कहते हैं, ऊष्म। ऊष्म का नाम ही होता है गर्म। जब गर्म हवा मुख से बाहर निकलती है तो उसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है भाई, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, ये भी 4 होते हैं। 29 और 4 कितने हो गए, 33। तो व्यंजन होते हैं कुल 33। 33 व्यंजन और 11 स्वर, कुल मिला के हिंदी में, हिंदी की वर्णमाला में 44 और 2 46 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त व्यंजन, लास्ट नंबर पे क्या आता है, संयुक्त व्यंजन। अब इसमें संयुक्त व्यंजन, पहले तो ये परिभाषा होती है भी संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है। तो संयुक्त व्यंजन उन व्यंजनों को या उन वर्णों को कहा जाता है जो 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बना है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले 3 ही लिखे मैंने, क्षय, त्रय और ज्ञ। इनके अतिरिक्त आजकल क्या होता है, श्रय को और दय को भी संयुक्त वर्ण की सूची में रखा जाता है। लेकिन जो प्रमुख रूप से क्षय, त्रय और ज्ञ है, हम तीनों का ही प्रयोग करेंगे। सबसे पहले होता है क्षय। इसका उच्चारण कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, क, स और अ, इन 3 वर्णों से मिलकर बनता है अक्षर। इसी प्रकार त, र और अ, इन तीनों से मिलकर बनता है भाई त्र। ज किससे बनता है, ज और य और अ, इन 3 वर्णों से मिलकर बनता है भाई ज। इसके अलावा मैंने 2 और बताए थे, स्र। स्र के लिए क्या चाहिए, स और र, ये 2 और एक अ, ये 3 वर्ण चाहिए स्र बनाने के लिए। द, द बनाने के लिए क्या चाहिए भाई, आधा द, आधा य और ये 3 वर्ण चाहिए द बनाने के लिए। ठीक है भाई, तो आगे देखते हैं क्या है, सरल, संयुक्त और स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त, ये 4 प्रकार के व्यंजन है। चारों प्रकार के व्यंजन कर दिए। इसके साथ साथ हमने व्यंजन का पूरा जो टॉपिक था इस वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने स्वर पढ़े थे, उसके बाद में व्यंजन पढ़े थे। इसके बाद अपना जो तीसरा टॉपिक आएगा, वो तीसरा टॉपिक आएगा अयोगवाह, यानी कि अयोगवाह किसे कहा जाता है।
ठीक है, किसे कहते हैं और अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं। इसके अलावा व्याकरण जितनी भी बच गई उसको मैं आगे आने वाली वीडियो के अंदर 1 या 2 वीडियो के अंदर पूरी की पूरी ग्रामर करवाने की कोशिश करूंगा। और आप सभी बच्चे जिसने लास्ट तक वीडियो देखी है, एक बार मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।